Hello everyone. In this video we are going to discuss rules regarding devolution of Kupasnai property. अब ये जो rules है ये हम 3 phases में देखेंगे. First is pre 1956, then second phase is 1956 to 2005, and the third phase is 2005 to present. And I hope you are able to understand the references of these years. 1956 इसलिए क्योंकि HSA of 1956 came into effect in this year. ठीक है, 17th of June 1956 को इफेक्टिव हुआ था. तो बेसिकली हम 17 जून 1956 से पहले का पार्ट हम प्री 1956 में देखेंगे. And then 1956 to 2005. Here 2005 is basically till 9th of September 2005. ठीक है, 9 सितंबर 2005 को जो अमेंडमेंट है 2005 अमेंडमेंट जो थी हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 की वो इफेक्टिव हुई थी. ठीक है, सो 9th of September 2005 तक हम ये मिडिल फेज देखते हैं. एंड आफ्टर 9th September 2005 we refer this third phase, that is 2005 to present. तो हम बेसिकली 17 जून 1956 एंड 9th of September 2005 तक हमारा मिडिल फेज रहता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज डेट्स, बिकॉज अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इन डेट्स के आसपास की कोई भी डेट आ गई तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से रूल्स अप्लाई होंगे. एंड फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दीज डेट्स. Now, first of all, if we talk about pre-1956 era, that is before 17th of June 1956, there was this doctrine of survivorship. So, doctrine of survivorship में क्या होता है, जो भी existing co-partners होते हैं उनको शेयर मिलता है. Existing co-partners entitled to a share. ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग co-partners को ही शेयर मिलता है. एंड उसके अलावा किसको शेयर मिलता है, या तो मदर या फिर वाइफ ऑफ फादर. In case the partition is between sons, then wife or father also gets a share, or if the partition is between father and sons, then wife or father gets a share. ठीक है, वाइफ और वाइफ्स ऑफ फादर. ठीक है, अगर मल्टीपल वाइफ्स है तो सभी वाइफ्स मिलकर एक शेयर लेती है. ठीक है, सिमिलरली अगर सन्स के बीच में पार्टीशन हो रहा है तो मदर को शेयर मिलता है. एंड किसको मिलता है, विडो को मिलता है शेयर. ठीक है, विडो ऑफ अ प्री डिजीज्ड son or of a pre-deceased son, या तो विडो ऑफ अ प्री-डिसीज सन या फिर विडो ऑफ अ प्री-डिसीज सन ऑफ अ प्री-डिसीज सन. तो इन दोनों को शेयर मिलता है. ठीक है, इन दोनों टाइप की जो विडोज है इनको भी शेयर मिलता है. ठीक है, तो सिर्फ यही कुछ वुमेन थी जिनको शेयर मिलता था. ठीक है, बिफोर 1956. सो बेसिकली कंसिडर दिस एग्जाम्पल. Let's suppose there is this person A who has 2 wives. ठीक है, एंड उसके 4 बच्चे हैं, बट S1 is pre-deceased and there is a widow and SS1 surviving out of this hierarchy. Then there is S2, D1 and D2. 2 sons and 2 daughters. One is a pre-deceased son, there is a widow of a pre-deceased son, and there is a son of a pre-deceased son. Now in this case, नॉर्मल जो कोपासनर्स है, हम 1956 से पहले की बात कर रहे हैं, हम क्लासिकल हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. सो क्लासिकल हिंदू लॉ में क्या होता था, जो कोपासनर्स है सिर्फ उन्हीं के पास शेयर जाता था, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप यूज टू अप्लाई इन दिस केस. एंड यहाँ पर पार्टीशन वगैरह हर एक केस में कोपासनर्स के पास ही प्रॉपर्टी जाती थी. सो व्हेन अप्लाइंग द रूल्स यू नो दैट वी हैव टू डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन द कोपासनर्स. ठीक है, सो 1 2 3 4 and 5 शेयर्स होंगे, बट S1 is pre-deceased.
ठीक है, तो S1 का जो शेयर है वो किसको मिलेगा, W और SS1 को मिलेगा। S1 शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन W एंड SS1 प्लस W2 एंड W1। ठीक है, जो फादर की जो दो वाइफ्स है वो दोनों मिलकर एक शेयर लेंगी। वो दोनों मिलकर एक शेयर क्यों लेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टीशन हो रहा है वो फादर और सन्स के बीच में हो रहा है, सो दैट मीन्स वाइफ्स ऑफ फादर विल ऑल्सो गेट अ शेयर। So let's divide the property. This will be one share of W1 and W2, then one share of A, then one share of S1, then one share of S2, and D1 and D2 are not entitled to any share because they are daughters of A, and daughters were not entitled to any share before 1956. So, yes, 1, 2, 3, 4. 1/8 ठीक है, 1/8 मिलाकर इनका 1/4 हो जाएगा। देन दिस विल बी 1/4, then this will be 1/4, and this 1/4 of S1 will be divided between W and SS1, so this will be 1/8 and this will be 1/8. So this will be the final share, and D1 and D2 they are not entitled to anything because daughters were not entitled to any share before 1956. So ये पिक्चर थी 1956 से पहले अगर कोई पार्टीशन होता, कोई डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होती तो वो कैसे होती, इन रूल से होती। ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस दीज रूल्स अर्लियर एज वेल। Now coming to the partition between 1956 to 2005, of course remember the dates in which the act and the amendment came into effect, ठीक है, 17 June 1956 and 9th of September 2005, these two dates are very important, you need to remember that। अब 1956 act में क्या हुआ, section 6 came into force। there is a schedule to which there are heirs defined, ठीक है, उसमें class 1 और class 2 heirs defined है। and initially before 2005 amendment there were 8 female heirs, यहाँ पर 8 female heirs थी, 4 male heirs थे class 1 में। ठीक है, अब class 1 में जो 8 female heirs थी उसमें daughters भी included थी। daughters included in class 1 एयर। ठीक है, तो डॉटर्स भी क्लास 1 में इंक्लूडेड थी, बट ये जो क्लास 1 और क्लास 2 का जो क्लासिफिकेशन था ना, ये था लीगल एयर्स का। द क्लासिफिकेशन वाज रिगार्डिंग लीगल एयर्स एंड नॉट फॉर कोपार्टनर्स। सो लीगल एयर्स वर क्लासिफाइड इन क्लास 1 and class 2. Of course, class 3 and class 4 भी है, they are agnates and cognates, but for the purposes of our discussion, we are limiting ourselves to class 1 and class 2. ठीक है, तो लीगल एयर्स हमारे क्लास 1 और क्लास 2 एयर्स में डिफाइंड थे जो कि स्केड्यूल में गिवन है। ठीक है, बट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल एयर्स डज नॉट include the concept of कोपार्टनरी। सो इससे क्या हुआ, जो कोपार्टनरी का कंसेप्ट है वो थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया 1956 में। कोपार्टनरी का कंसेप्ट अब भी था, इट वाज नॉट अबॉलिश्ड। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप वाज डाइल्यूटेड, एंड वो डाइल्यूट कैसे हुआ वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप डाइल्यूट कर दिया गया, कोपार्टनरी का कंसेप्ट डाइल्यूट कर दिया गया। दैट मीन्स द रूल्स ऑफ कोपार्टनरी विल अप्लाई ओनली व्हेन देयर इज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और कोपार्टनरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन या फिर एट द टाइम ऑफ डेवोल्यूशन। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है तो उस केस में सेक्शन 6 अप्लाई होगा। ठीक है, एंड अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है
तो उस केस में जो क्लासिफिकेशन हमें फीमेल ईयर्स की और मेल ईयर्स की हमें रूल्स गिवन है सेक्शन 8 to 13 में मेल्स के लिए गिवन है एंड सेक्शन 15 to 16 डील्स विद फीमेल. सो अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होंगे एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6. सेक्शन 6 हमारा कब एप्लीकेबल होगा? सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर कोपासनरी प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होगा. दैट मीन्स इनहेरिटेंस के केस में ही एप्लीकेबल होगा एंड सक्सेशन के केस में sections 8 to 13 and sections 15 and 16 will be applicable. Now there is a concept of notional partition that was introduced in 1956. नोशनल पार्टीशन. अब नोशनल पार्टीशन में क्या होता है? सपोज एन इंटरस्टेट हैज डाइड विदाउट इफेक्टिंग पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. किसी एक इंटरस्टेट की डेथ हुई बट तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था प्रॉपर्टी का. द होल फैमिली वाज अ जॉइंट फैमिली एंड द प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग एट द टाइम वाज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और कुपासनी प्रॉपर्टी. उसका पार्टीशन नहीं हुआ है एंड एक इंटरस्टेट की डेथ हो गई है. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अकॉर्डिंग टू नोशनल पार्टीशन it will be presumed that just before his death the interstate has asked for partition. इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर उसने डेथ से पहले ही अपना पार्टीशन के लिए पूछा, पार्टीशन के लिए उसने डिमांड करी. सो वी नो अंडर द क्लासिकल हिंदू लॉ एज एंड व्हेन अ कोपार्सनल डिमांड्स फॉर पार्टीशन, एक्चुअल पार्टीशन कभी भी हुआ हो डजंट मैटर, बट जैसे ही जब भी जो एक्चुअल कोपार्सनर है वो पार्टीशन की डिमांड करता है, पार्टीशन माना जाता है उसी डेट से इफेक्टिव माना जाता है पार्टीशन. एक्चुअल में कब हुआ है डजंट मैटर, बट पार्टीशन जिस डेट पर डिमांड किया गया है उसी डेट से इफेक्टिव माना जाता है. सिमिलरली यहाँ पर एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है. ठीक है, किसी की डेथ हुई है उस केस में कि जैसे ही डेथ हुई उससे तुरंत पहले उस पर्सन ने पार्टीशन की डिमांड करी. सो दैट मीन्स द पार्टीशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट और वो इफेक्टिव उस डेट से होगा. तो उससे क्या होगा? उस इंटरस्टेट का एक सेपरेट प्रॉपर्टी का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा. So you can just note down these steps. A legal fiction is created and it is presumed that the deceased copartner has asked for partition just before his death. तो इस प्रिजम्पशन के बाद सबका शेयर कैलकुलेट होगा ऑफ कोर्स. सो ऑल द copartners will be allotted their share. सो सभी एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स है उनका जब शेयर निकल जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे जो डिजीज कोपार्टनर है उसका हमारे पास शेयर आ जाएगा. द शेयर ऑफ डिजीज्ड copartner will be determined एंड उस शेयर का इफेक्ट क्या होगा? इट विल इन इफेक्ट बी सेपरेट प्रॉपर्टी. जैसे ही उसका शेयर निकल गया इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी. द डिटर्मिन्ड शेयर in effect will be the separate property of
डिजीज को पास नो, and finally this his individual share will be divided between his legal heirs. His individual share will then finally devolve to the legal heirs. अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी हमने स्टोरी को वर्क पढ़ लिया, बट एक्चुअली द रूल्स आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. जस्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल. ऑल्सो आई फॉरगॉट वन स्टेप. नोशनल पार्टीशन करना है या नहीं, ये डिटर्मिन करने के लिए हमें देखना होता है कि क्लास वन ईयर प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, क्लास वन ईयर्स, हमें इतने सारे क्लास वन ईयर्स गिवन थे. ठीक है, उसमें देखना होता है हमें कि कोई फीमेल क्लास वन ईयर प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि 8 फीमेल क्लास वन ईयर्स वर डिफाइंड इन 1956 एक्ट. 1956 एक्ट में 8 फीमेल क्लास वन ईयर्स थी. ठीक है, उनमें से अगर कोई भी क्लास वन ईयर प्रेजेंट है, उन 8 फीमेल क्लास वन ईयर्स में से अगर कोई भी क्लास वन ईयर प्रेजेंट है, या फिर देर इज सन ऑफ अ प्री डिजीज्ड डॉटर प्रेजेंट, ये इकलौता मेल क्लास वन ईयर है जिसकी हम प्रेजेंस देखते हैं, और बाकी हम सारी 8 फीमेल क्लास वन ईयर्स की प्रेजेंस देखते हैं. बिकॉज सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ फीमेल, इसलिए हम सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर को भी इस कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है, एंड अगर इनमें से कोई एक भी अगर फीमेल क्लास वन ईयर प्रेजेंट है, please mind it that mother is a class 1 year, then widow is a class 1 year, daughter is a class 1 year. इनमें से कोई भी अगर class 1 year present है, that means out of these 8 female class 1 years and this one male class 1 year, if any class 1 year is present, then we have to apply notional partition. और अगर एक भी फीमेल क्लास वन ईयर प्रेजेंट नहीं है, या फिर सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर प्रेजेंट नहीं है, तब उस केस में हम कोपार्टनर्स में वो प्रॉपर्टी डिवाइड कर देते हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है. बट इफ एनी ऑफ द फीमेल क्लास वन ईयर इज प्रेजेंट और सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर इज प्रेजेंट, देन इन दैट सिचुएशन वी विल हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ नोशनल पार्टीशन. ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख के ये डिटर्मिन करना कि नोशनल पार्टीशन करना है या नहीं. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल अगेन. अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्लास वन ईयर है या नहीं है. See, mother is a class 1 year, then widow is a class 1 year. ठीक है, daughter is a class 1 year. So यहाँ पर class 1 years तो हमारे पास 4 है. ठीक है, so of course notional partition will apply. अब यहाँ पर मान लो S1 जो है उसकी डेथ हुई है, and now we have to determine the shares. अब इस केस में S1 इस जॉइंट फैमिली का पार्ट था जब S1 की डेथ हुई है, right? S1 was a part of this joint family when he died. So basically the rules of section 6 will apply, क्योंकि S1 की अभी हमें सेपरेट प्रॉपर्टी पता नहीं है भी या नहीं. ठीक है, तो वो उसका सेक्शन 8 to 13 से गवर्न होगा अगर कोई और सेपरेट प्रॉपर्टी है तो. बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उसका डिवीजन कहाँ से होगा, उसका सेक्शन 6 के रूल्स अप्लाई करके होगा. एंड बिकॉज वी हैव 4 क्लास 1 ईयर्स हियर, 4 फीमेल क्लास 1 ईयर्स हियर. ठीक है, तो इस वजह से नोशनल पार्टीशन के रूल्स अप्लाई होंगे. So we know first of all that when we do partition between father and sons, then mother gets a share. So 1, 2, 3, 4. Because daughter was not a co-partner between this period of 1956 to 2005, तो daughter को भी कोई शेयर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर हमारे 4 शेयर्स होंगे, 1/4, 1/4,
1/4 and 1/4. So now this share of 1/4 will be divided between 4 persons, 1, 2, 3 and 4. So it will be 1/16, 1/16, 1/16 and 1/16. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर W1 को क्यों शेयर मिला है, बिकॉज अगेन दिस इज अ पार्टीशन बिटवीन फादर एंड सन्स. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपना सेकंड स्टेप फुलफिल करा है जिसमें हमने नोशनल पार्टीशन करा है. हमने S1 के कंटेक्स्ट में प्रिज्यूम कर लिया कि S1 ने डेथ के तुरंत पहले पार्टीशन डिमांड करी होगी एंड अकॉर्डिंगली हमने 1/16 जो है S1 का इंडिविजुअल शेयर कैलकुलेट किया है. So this 1/16 is individual share of S1. Now this 1/16 share of S1 will go to the legal heirs of S1. ठीक है, जो S1 का ये 1/16 शेयर है, अब ये किसके पास डिवॉल्व होगा, ये सब अब लीगल एयर्स के पास जाएगा. तो अब S1 के लीगल एयर्स कौन कौन होंगे, क्लास 1 एयर्स, मदर विल बी क्लास 1 ईयर, देन वाइफ विल बी क्लास 1 ईयर एंड डॉटर एंड सन्स आर क्लास 1 ईयर्स, राइट. सो अब हम इन सब में इसका शेयर जो 1/16 शेयर है वो डिवाइड कर देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 बिकॉज डॉटर वॉज अ क्लास 1 ईयर, तो अब उसको यहाँ शेयर मिलेगा. सो दिस 1/16 विल बी डिवाइडेड अमंग दीज 5 इंडिविजुअल्स. सो इट विल बी 1/80, 1/80 प्लस 1/80 प्लस 1/80 एंड S1D विल गेट 1/80. तो अगर हम यहाँ फाइनल शेयर्स की बात करें तो M का फाइनल शेयर कितना बन रहा है, M इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/80. ठीक है, W1 इज इक्वल्स टू 1/16 प्लस 1/80. देन S1 is equals to S2 is equals to 1/16 plus 1/80. Then S1D is equals to 1/80. ठीक है, तो यहाँ पर डॉटर का शेयर कितना हुआ, टोटल 1/80. So just look at the difference of the shares that a son is getting and the one that daughter is getting. ठीक है, यहाँ पर son को कितना मिल रहा है 1/16 plus 1/80, but daughter is only getting 1/80th share. तो डॉटर को राइट तो मिला बट वो कोपार्टनर नहीं थी. ठीक है, तो उसको कंपैरेटिवली बहुत कम शेयर मिलता था बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में. ठीक है, एंड दिस वाज वेरी अनजस्ट. ठीक है, उसके बाद 2005 अमेंडमेंट जब आई, उसमें क्या किया गया, डॉटर्स वर मेड कोपार्टनर्स तो बनाया ही उन्हें, प्लस दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर एज दैट ऑफ सन्स. ठीक है, ऐसा नहीं था कि सन्स के कंपैरिजन में हाफ शेयर मिलेगा, 1/3 शेयर मिलेगा, नहीं, डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलेगा, उतना ही शेयर मिलेगा जितना एक सन को मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर नोशनल पार्टीशन का जो कंसेप्ट है उसको फर्दर डाइल्यूट किया गया एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप was abolished. Doctrine of survivorship was abolished in this case. Section 6 clause 3 में ये चीज़ given है, we'll refer to that. Please come to section 6 subsection 3. C. Where a Hindu after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act of 2005 has interest in the property of a joint Hindu family governed by the Midakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship. या तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन से होगा या इंटरस्टेट सक्सेशन से होगा एंड द इंटरेस्ट विल नॉट बी डिवॉल्व्ड बाय सर्वाइवरशिप. दैट मीन्स द इंटरेस्ट विल नॉट बी डिवॉल्व्ड टू द एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स. यहाँ पर डायरेक्टली इंटरस्टेट सक्सेशन या टेस्टामेंट्री सक्सेशन अप्लाई होगा और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं होगा अप्लाई बिकॉज नाउ डॉटर्स आर ऑल्सो कोपार्टनर्स. बट येस द कंसेप्ट ऑफ नोशनल पार्टीशन इज स्टिल देयर. जो रूल्स हमने 1956 एक्ट में देखे वो सेम 2005 अमेंडमेंट के बाद भी एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट है बट डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप इज नॉट देयर नाउ. So at present if someone asks if at present doctrine of survivorship is applicable or not, then you have to answer no.
doctrine of survivorship has been abolished by 2005 amendment of Hindu Succession Act of 1956. So let's look at one example of the applicability of this section after the amendment. F A S1 D एंड S2. सबसे पहले सेम रूल अप्लाई होता है, नोशनल पार्टीशन करना होता है. बट एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, प्लीज रिमेंबर दैट 1956 के टाइम पर हम क्या करते थे, उसमें हम देखते थे कि कोई फीमेल क्लास 1 एयर या फिर सन ऑफ अ प्रीडिजीज डॉटर प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो होता था तभी नोशनल पार्टीशन इफेक्टिव होता था, और अगर वो नहीं होता तो नोशनल पार्टीशन नहीं होगा एंड डायरेक्टली कोपार्टनर्स के बाद शेयर चला जाएगा. बट यहाँ पर इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू फॉलो दिस रूल ऑफ नोशनल पार्टीशन. यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्लास 1 एयर प्रेजेंट है या नहीं है, फीमेल क्लास 1 एयर कोई है या नहीं है, या फिर सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर है या नहीं है. हम डायरेक्टली नोशनल पार्टीशन से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन. ठीक है, शेयर सबसे पहले फादर से डिवाइड होते हैं. ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्योंकि, तो 1/2 and 1/2. Now this 1/2 will be divided into 4 parts, 1, 2, 3 and 4. Why? Because now daughter is also a co-partner. ठीक है, तो 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. तो इस नोशनल पार्टीशन से हमारे पास फादर का इंडिविजुअल शेयर आ गया, विच इज 1/4. नाउ दिस 1/4 शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन द लीगल heirs of A. And please remember that father is a class 2 heir and नॉट क्लास 1 एयर. सबसे पहले क्लास 1 एयर्स के पास जाती है प्रॉपर्टी. अगर क्लास 1 एयर नहीं है तब हम क्लास 2 एयर्स देखते हैं. बट वी हैव क्लास 1 एयर्स इन दिस केस. S1 D S2 सन्स एंड डॉटर्स दोनों क्लास 1 एयर्स होते हैं. तो यहाँ पर फादर के पास कुछ नहीं जाएगा एक ही सेपरेट प्रॉपर्टी से, डायरेक्टली S1 D एंड S2 में ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी. सो दिस 1/4 विल बी डिवाइडेड बिटवीन S1 D एंड S2. दे विल गेट 1/12, 1/12 and 1/12. So the final shares here will be for F it will be 1/2, for S1 1/4 plus 1/12 and D and S2 का भी 1/4 plus 1/12. These are the final shares after 2005 amendment. Now a question arises that what about a separated son? मान लो किसी की डेथ से पहले वो सन खुद ही सेपरेट हो गया था पहले, तब क्या होगा? उस केस में नोशनल पार्टीशन लगेगा या नहीं? Just consider this example. F W S1 S2 SW and SD. Now let's suppose S1 has separated earlier. S1 पहले ही सेपरेट हो गया था अपनी जॉइंट फैमिली से. ठीक है, तो अगर S1 पहले ही सेपरेट हो गया था, इसका मतलब S1 अपना शेयर और अपनी ब्रांच का शेयर, अपना शेयर और अपनी ब्रांच का शेयर लेकर अलग हुआ फैमिली से, राइट? S1 अगर पहले ही सेपरेट हो गया अपनी फैमिली से, तो S1 अपना शेयर और अपनी ब्रांच का शेयर, दैट मीन्स ये जो पूरी ब्रांच है इसका शेयर लेकर वो अलग हुआ था इस फैमिली से. ठीक है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग जॉइंट फैमिली है उसमें कौन कौन है? F W एंड S2. अभी एग्जिस्टिंग जॉइंट फैमिली में 3 ही मेंबर्स है, F W एंड S2. नाउ इन दिस कंटेक्स्ट प्री 2005 रूल एंड पोस्ट 2005 रूल्स आर डिफरेंट. 2005 अमेंडमेंट से पहले क्या था? 2005 अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि S1 तो बिल्कुल अलग हो गया अपनी फैमिली से. ठीक है, अभी नोशनल पार्टीशन होगा बिकॉज W इज देयर. ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग जो जॉइंट फैमिली है वो कौन कौन है? F W एंड S2. रूल वाइज ही चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं. पहले नोशनल पार्टीशन करते हैं बिकॉज W इज देयर, सो दैट मीन्स नोशनल पार्टीशन शुड बी देयर. F की डेथ हुई है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा and W will get a share, so this will be 1/3, 1/3 and 1/3. अब 2005 अमेंडमेंट से पहले क्या होता था? ये जो 1/3 शेयर है ये F का सेपरेट शेयर है, F की सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, बट इसमें S1 को कुछ नहीं मिलेगा. 2005 अमेंडमेंट में सेपरेट प्रॉपर्टी से भी जो सेपरेटेड सन है उसको कुछ नहीं मिलता था. ओनली द एग्जिस्टिंग जॉइंट, ओनली द heirs
that were there in the existing joint Hindu family were entitled to the share in the separate property as well. ठीक है, क्यों? इसका लॉजिक ये था कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो सेपरेटेड सन है, वो अपना शेयर तो लेकर चला गया, ठीक है। अब ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये जो शेयर्स डिवाइड हुए हैं, ये हुए तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही हैं। सो यहाँ पर एस वन क्योंकि अपना शेयर लेकर जा चुका है, तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली से और उसका कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो ये जो 1/3 शेयर है एफ का, ये भी इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी 1/6 एंड 1/6। तो 2005 अमेंडमेंट से पहले जो सेपरेट शेयर हम कैलकुलेट करते थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उससे भी सेपरेटेड सन को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। बट पोस्ट 2005 द रूल इज डिफरेंट। Consider this same example. F, W, S1, S2, SW and SD. So this is post 2005 amendment. अब इस केस में भी क्या हुआ है, एफ की डेथ हुई है एंड एस वन इज ऑलरेडी सेपरेटेड, तो ऑफ कोर्स एस वन अपना और अपनी पूरी ब्रांच का शेयर लेकर अलग हो गया है जॉइंट फैमिली से। एंड हियर अगेन जॉइंट हिंदू फैमिली विल कंप्राइज ऑफ एफ, डब्ल्यू एंड एस टू, ठीक है। एस वन अपना शेयर लेकर चला गया है फैमिली से। सो द एग्जिस्टिंग शेयर विल बी, पहले हम नोशनल पार्टीशन करेंगे, डब्ल्यू है नहीं है डजेंट मैटर, हम इन एवरी केस हम नोशनल पार्टीशन से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2005 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। बट 2005 अमेंडमेंट से क्या हुआ है, सेपरेटेड सन को इस 1/3 से शेयर मिलता है। सेपरेटेड सन को इस 1/3 से शेयर मिलेगा क्योंकि ये एक्नॉलेज की गई कि जो एफ का शेयर हो गया बाद में, वो तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, राइट। वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई है एफ की। तो जो एस वन को शेयर मिला था इनिशियली, वो तो उसको एज अ कोपार्टनर मिला था, ठीक है। बट एज अ लीगल हेयर ऑल्सो ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एफ। तो अब ये जो 1/3 शेयर है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, ये अब सेपरेटेड सन को भी मिलता है इसमें शेयर। सो इट विल बी डिवाइडेड इन 1, 2 and 3 parts. So the final shares will be 1/9, 1/9 and 1/9, and of course this 1/9 will be divided between SW and SD as well, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 की जगह S1 का शेयर हो जाएगा 1/27, 1/27 and 1/27. This will be the final share. Now consider one more example. A, S1, S, D and D1, DS1 and DS2. S1 is also pre-deceased and he has two children, SS1 and SD1. And let's suppose you have to divide the shares according to the present context. 2005 अमेंडमेंट के बाद का सीन रखना है इसमें, और उसके अकॉर्डिंग 2005 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसमें शेयर्स डिवाइड करने हैं। सो नाउ इन दिस केस D1 इज प्री डिजीज बट S1 इज नॉट प्री डिजीज, ठीक है। यहाँ पर S1 प्री डिजीज नहीं है, S1 की अभी डेथ हुई है, ठीक है, और उसके बेसिस पर हमें ये शेयर्स डिवाइड करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 and 5 because daughters are also co-partners. So 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 and 1/5. And because D1 is represented by DS1 and DS2, so they will get this 1/5 share, 1/10th, 1/10th, and this 1/5 share will be divided in 3 parts, 1/15, 1/15 and 1/15, ठीक है। तो ये नोशनल पार्टीशन करके हमारे पास शेयर्स आ गए हैं एंड हमारे पास जो डिजीज है S1, उसका हमारे पास इंडिविजुअल शेयर आ गया है 1/15। सो दिस 1/15 इज द इंडिविजुअल शेयर ऑफ S1। अब ये 1/15 शेयर किसके पास जाएगा, S1 के क्लास 1 ईयर्स के पास जाएगा। एंड बिकॉज A इज फादर इन दिस केस, तो A को कोई शेयर नहीं मिलेगा,
ठीक है, A is father in this case, A will not get any share, so the class 1 heirs of S1 will be son and daughter. ठीक है, तो ये 1/15 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/30. These are going to be the final shares. ठीक है, so A is equals to 1/5, S 1/5, D is equals to 1/5. D1 का कोई शेयर नहीं है, ये हमने सिर्फ डिविजन के लिए देखा था. यहाँ पर DS1 और DS2 जो कि D1 के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको शेयर मिला है, 1/10 and 1/10. And the final shares of SS1 and SD1 are 1/15 plus 1/30, and S1 का कोई शेयर नहीं है because he is deceased in this case. So this is all regarding rules of devolution of coparcenary property. Thank you.